नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइशियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूर्णतः समर्पित हैं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और यूजीसी, नेट जेआरएफ, इसके साथ ही यूपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस सिविल सेवाओं में हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नियमित आ रहे हैं और देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी फैकल्टी जल्दी ही विभिन्न कोर्सों को शुरू कर रही है। जैसे कि मैं और मनोज सर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आपको विभिन्न पाठ्यक्रमों को शुरू कर रहे हैं। जैसे मैं भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूँ और उन्होंने इतिहास से अभी शुरू किया है। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि आई खान सर और अंकित सर ने भी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य को आरंभ किया है। तो जल्दी ही यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर भी एक कुछ हमारी फैकल्टी हैं वो आरंभ करेंगे। और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए आप मेरे साथ और मनोज सर के साथ जुड़े रहिए। साथ ही जो यूजीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वह आई खान सर और अंकित सर के साथ जुड़े रहें। और भी हमारी फैकल्टी हैं जो अभी कोर्स तैयार कर रही हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के लिए, तो जल्दी ही चैनल पर उपस्थित होगा वो है कोर्स। और आपको मैं यह भी सूचित कर दूं कि ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप पढ़िए और बेहतरीन फैकल्टी से पढ़िए हमारे साथ। तो मैंने आपके साथ भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था पर एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली को आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, इससे पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है। तो जब हमने राज्य और सरकार के अंतर को समझा था तो हम उसी क्रम में सरकार के अंगों की तरफ बढ़े थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद हमने समझा था कि विधायिका और कार्यपालिका के अंतर संबंधों, इंटर रिलेशन के आधार पर कैसे सरकारों का निर्माण होता है। तो उसी क्रम में हमने संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझा था। तो वो दो शासन के रूप होते हैं, प्रकार होते हैं। और संघीय और एकात्मक प्रणाली भी शासन की प्रणाली होती है। जैसे कि भारत में जो है वह संघीय और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है भारत में। तो इससे पहले लेक्चर में हमने संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात की थी। तो आज हम संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो देखिए, संघीय भारत में चूंकि संघीय प्रणाली को अपनाया गया है, ये भारत है हमारा। और आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं। भारत में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो आप भारत की जब राजनीतिक स्थिति को देखते हैं, भारत के राजनीतिक ढांचे को देखते हैं, भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि एक सरकार जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसे हम कहते हैं संघीय सरकार या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और आप देखते हैं कि भारत के जो 28 राज्य हैं, उन राज्यों में भी सरकारें हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में है। तो आप देखिए कि भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक तो केंद्र में होती है, ठीक है, एक केंद्र में होती है, दूसरी राज्यों में होती है। केंद्र में और राज्यों में शासन प्रणाली, ठीक है। एक तो मोदी जी केंद्र में चला रहे हैं और दूसरी ही भारत के जो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। तो जो संघीय व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था, उसमें 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। एक तो केंद्र में सरकार होती है जो पूरे देश का संचालन करती है, उसी के साथ साथ राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं, वह राज्यों की आर्थिक व्यवस्था और उसकी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करती हैं। तो संघीय व्यवस्था जो एक ऐसे देश के लिए, सवाल यह उठता है कि संघीय व्यवस्था हमने भारत में क्यों अपनाई। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने का मूल कारण यह था कि चूंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत में अनेक भाषाएं हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक धर्म हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति भी बहुत बड़ी है। तो जब भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी होती है, अगर मान लीजिए आप कि केवल केंद्र की सरकार होती, मान लीजिए जैसे मोदी जी है या कोई भी कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, तो आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे भारत देश को केंद्र सरकार संचालित कर सकती है। मान लीजिए जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है, तो अब देखिए दिल्ली से एक गांव जो है वो बहुत दूर है। तो अभी आप सोचिए कि दिल्ली से उस गांव में राजनीतिक व्यवस्था कैसे पहुंचे, और जो विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, हमारे धर्म जाति के लोग हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में कैसे शामिल किया जाए। जब कोई देश बहुत बड़ा होता है भौगोलिक रूप से और वहाँ पर विभिन्न भाषा भाषी और धर्म जाति के लोग पाए जाते हैं, तो उन सबको समावेश करने के लिए हम क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को विभिन्न भागों में बांट देते हैं। जैसे कि हमारे देश में क्या है, एक तो केंद्र की है, एक राज्यों की, और इसी के साथ साथ पंचायतें भी पाई जाती हैं। पंचायतें भी पाई जाती हैं। जब पंचायतें पाई जाती हैं तो आप देखिए कि
शासन व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है, लेकिन जब हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो हम 2 स्तरों की ही बात करते हैं, पंचायतों की बात नहीं करते हैं। तो पहला सवाल यह था कि भारत में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया। तो इसका आंसर क्या हुआ कि भारत में संघीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि भारत एक भौगोलिक रूप से विशाल देश है, उसके साथ ही साथ भारत में अनेक धर्म, जाति, भाषा भाषी के लोग पाए जाते हैं। तो उन सभी को समावेश करने के लिए, उन सभी को अपने अपने शासन के स्तर पर शासन देने के साथ साथ उन्हें एकीकृत करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, तो इसको पहले तो हमने यह समझा कि भारत में संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई हमने। अब हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था और एकात्म व्यवस्था होती क्या है। देखिए, तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सर्वोच्च है हमारे देश में। भारत में जो सर्वोच्चता है वो संविधान की सर्वोच्चता है। और मैंने बताया था कि संविधान ही हमारी शासन व्यवस्था को सीमित करता है। जैसे मैंने कहा था कि संवैधानिक शासन या संविधानवाद या सीमित शासन, कि हमारे देश में चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो या राज्यों में किसी की भी सरकार हो, उन्हें जो शक्तियाँ मिलती हैं वो किससे मिलती हैं? वो संविधान से मिलती हैं। संविधान से शक्तियाँ मिलती हैं। तो हमारा एक लिखित संविधान है। केंद्र में सरकार मोदी जी की है, राज्यों में अपनी अपनी सरकारें हैं। तो इन्हें जो शक्तियाँ मिलती हैं वह कहाँ से मिलती हैं? वह मिलती हैं संविधान से। ठीक, तो संघीय व्यवस्था उस शासन प्रणाली को कहते हैं जहाँ पर 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। एक केंद्र की सरकार पाई जाती है और दूसरी राज्यों की सरकार पाई जाती है। ठीक है, और इन दोनों को शक्तियाँ संविधान से मिलती हों तो उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। इसका मुख्य जो वर्ड होता है यहाँ, जैसे कहते हैं शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा विभाजन कर दिया जाता है। केंद्र पूरे भारत देश पर शासन करती है, लेकिन अगर मान लीजिए मोदी जी की सरकार होती तो पूरे भारत देश पर शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। तो इसलिए छोटे छोटे राज्यों की भी सरकारें बना दी गई हैं, उसके बाद पंचायतों की भी सरकारें बना दी गई हैं। तो संघीय व्यवस्था जो होती है, संघीय व्यवस्था का मुख्य तात्पर्य होता है, जो मुख्य आशय होता है वह होता है कि शासन व्यवस्था दोहरे स्तर पर चलती है। एक तो केंद्र के स्तर पर, दूसरी राज्यों के स्तर पर। अब समझते हैं एकात्मक शासन क्या होता है। एकात्मक, इसमें मान लीजिए ये संविधान है, संविधान से शक्तियां केंद्र को मिली और केंद्र से राज्यों को मिली। ठीक, दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि यहाँ संविधान से शक्तियां केंद्र को मिल रही हैं, यहाँ संविधान से शक्तियां राज्य को मिल रही हैं संघीय शासन में। लेकिन एकात्मक शासन में संविधान तो है, संविधान से शक्तियां मिल रही हैं केंद्र को और केंद्र से शक्तियां मिल रही हैं राज्यों को। यहाँ राज्य स्वायत्त नहीं है, राज्य ऑटोनोमस नहीं है, राज्यों को शक्तियां संविधान से नहीं दी जा रही हैं। मतलब कि एकीकृत व्यवस्था है। ठीक है, कैसी व्यवस्था है? एकीकृत व्यवस्था है, यूनिटरी व्यवस्था है। यहाँ शक्तियां और शासन व्यवस्था दोहरे स्तर पर नहीं है, शासन व्यवस्था एक ही स्तर पे। अगर केंद्र चाहे तो राज्यों को शक्तियां दे दे, अगर केंद्र चाहे तो राज्यों को शक्तियां ना दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत में अगर संघीय व्यवस्था ना होकर एकात्म व्यवस्था होती तो मोदी जी चाहते तो राज्यों को शक्तियां देते या ना देते? राज्य हो सकते हैं, क्योंकि शासन, मान लीजिए कोई देश बड़ा है, उसने एकात्म व्यवस्था अपनाई है तो राज्यों की स्थापना कर सकता है। लेकिन राज्यों को शक्तियां संविधान द्वारा नहीं दी जाती हैं और व्यवस्था एकात्मक रूप से चलती है। केंद्र चाहे तो छोटे राज्यों का निर्माण करके उन्हें शक्तियां दे देना, चाहे तो ना करे। राज्यों को शक्तियां देनी है या नहीं देनी है किसके हाथ में होता है? एकात्म व्यवस्था के, यह केंद्र के हाथ में होता है। लेकिन जब संघीय व्यवस्था होती है तो वहां स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो यह बात हुई कि संघीय व्यवस्था क्या है और एकात्मक व्यवस्था क्या है। तो फिर से मैं थोड़ा समरी इसको दे देता हूँ कि संघीय व्यवस्था में जहाँ संघीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती हैं, शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान जो है शक्तियां केवल केंद्र सरकार को देता है, फिर वह चाहे तो राज्यों को शक्तियां दे या ना दे। तो यह हमने बात की संघीय और एकात्मक शासन के बारे में। अब मैंने आपको बताया, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको राज्य और सरकार में अंतर पढ़ाया था, फिर मैंने आपको पढ़ाया था सरकार, फिर सरकार से हम आगे बढ़े थे विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका के अंतर संबंधों के आधार पर हमने समझा था कि भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। ठीक, और इसके साथ ही हमने क्या समझा कि भारत में संघीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो
अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संसदीय और संघीय है। देखिए, भारतीय संविधान में ये वर्ड बहुत कम मिलते हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी संसदीय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पूरे भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तब आप उसका निचोड़ अवधारणा के रूप में भारतीय संविधान में कहीं भी संसदीय शासन नहीं, यह वर्ड ही नहीं लिखा गया है भारतीय संविधान में कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि संघीय वर्ड भी बहुत कम आया है, क्योंकि पहला ही अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो यूनियन वर्ड एक आध बार ही आया है, इन शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। यह पूरे भारतीय संविधान की अवधारणा का निचोड़ है, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भारत की शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली तो हमने पिछले लेक्चर में समझ ली थी। अब हम समझते हैं कि संघीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह पूरा लेक्चर हमारा इसी पे आधारित होगा। तो अब आपको दिमाग में क्या बैठाना है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था संसदीय और संघीय है। संसदीय के लिए आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें बताया गया था। अब हम बात करते हैं कि संघीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। संघीय शासन, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कहीं भी जब संघीय व्यवस्था होती है तो वहां पर शासन प्रणाली दो भागों में विभाजित होती है, एक तो केंद्र के स्तर पर, दूसरी राज्यों के स्तर पर। तो यहाँ इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं संघीय शासन की। सबसे पहले यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी। फिर लिखित संविधान होगा। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। उसके बाद द्विसदनीय विधान मंडल होगा आपका। ठीक है, तो ये विशेषता है आपकी। लिखित संविधान होगा और इसके साथ ही शक्तियों का विभाजन होगा आपका। ठीक, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय व्यवस्था हमने समझा क्या होता है कि शक्तियां केंद्र और राज्यों के स्तर पर विभाजित होती हैं। तो हम समझते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। जब हम विशेषताओं को समझेंगे तो संघीय शासन व्यवस्था और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी हमें। देखिए, जहां संविधान संघीय शासन होता है वह संविधान की सर्वोच्चता होती है, मतलब कि वहां संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सीमित शासन या संवैधानिक शासन में संविधान की सर्वोच्चता होती है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहां एक लिखित संविधान होता है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे लिखा हुआ संविधान। अब लिखा हुआ संविधान संघीय शासन के लिए होना क्यों आवश्यक है, यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखित संविधान संघीय शासन व्यवस्था के लिए होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब संविधान लिखा होगा तभी तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ क्या क्या हैं उनका विभाजन किया जा सकता है। अगर संविधान लिखा होगा तभी तो शक्तियाँ विभाजित की जाएंगी कि ये शक्तियाँ केंद्र की हैं और यह शक्तियाँ राज्यों की। जैसे कि भारत का संविधान लिखा हुआ संविधान है, तो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है या कोई भी जो कांग्रेस आती है, भाजपा केंद्र में आती है, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं और जो राज्यों में सरकारें हैं उन सरकारों को किन किन मामलों पर काम करना है। तो लिखित संविधान होगा तभी तो शक्तियां स्पष्ट रूप से विभाजित कर दी जाएंगी। तो संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। अगर संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी तो ऐसे भी हो सकता है कि केंद्र सरकार की सर्वोच्चता हो जाएगी तो वो फिर संघों को शक्तियां ही नहीं देगा। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता और उसके साथ लिखित संविधान। लिखित संविधान से क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन स्पष्ट कर दिया जाता है संविधान में कि यह शक्तियां केंद्र की हैं और यह शक्तियां राज्यों की हैं। अब आता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या आवश्यकता है संघीय व्यवस्था में। तो देखिए, लिखित संविधान है, संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियां स्पष्ट रूप से बांट दी गई हैं। अब स्पष्ट रूप से बांट दी गई हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां झगड़ा होना तय है। कह दें कि एक परिवार है, अगर 5-6 लोग एक परिवार में रह रहे हैं तो वहां झगड़ा और लड़ाई तो होगी ही। तो कभी कभी राज्य कहते हैं कि हमारा केंद्र सरकार हमारी शक्तियों को छीन रहा है, कभी कभी केंद्र कहता है कि राज्य हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच लिखित संविधान में जिन शक्तियों का विभाजन किया गया है उनको लेकर कभी कभी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी उनको लेकर टकराव उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी उनको लेकर कंट्राडिक्शन और कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो उस झगड़े को, उस लड़ाई को और उस टकराव को सुलझाने के लिए हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। ठीक, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है।
अब देखिए आप, संघीय व्यवस्था शायद आपको पहले समझ में ना आया हो जब मैंने समझाया था इसके थोड़ी देर पहले, लेकिन अब बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा आपको संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, क्या बताया कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, क्योंकि लिखित संविधान होने से शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच। जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो कभी कभी उनमें टकराव उत्पन्न होता है, कभी कभी उनमें झगड़े हो जाते हैं। तो उसको सुलझाने के लिए हमें क्या होता है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। अब सवाल आता है कि द्विसदनीय विधानमंडल क्यों होना चाहिए। ठीक, तो देखिए भारत में संसद है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो द्विसदनीय विधानमंडल का यही मतलब है। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव इसको कहते हैं। तो द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब है कि भारत में संसद है जहां एक तरफ लोकसभा है और एक तरफ राज्यसभा है। जो आप ध्यान दीजिए कि हम लोग जो वोट डालते हैं, जैसे कि मोदी जी को जिताया है, अभी जो हमारे चुनाव होंगे 2024 में लोकसभा के, तो हम लोकसभा के लिए वोट डालते हैं, कभी आप राज्यसभा के लिए वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो लोकसभा जो होता है वो जनता का सदन होता है, क्योंकि उसके नेता हमारे द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था मैंने बताया, संघीय व्यवस्था में केंद्र होते हैं और राज्य होते हैं। ठीक है, तो द्विसदनीय विधानमंडल का उद्देश्य इसलिए रखा गया है ताकि राज्यसभा में राज्य अपने प्रतिनिधित्व भेज सकें और संसद में अपनी बात को रख सकें। तो राज्यसभा संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, जहां संघीय व्यवस्था होगी वहां राज्यसभा होगी, जहां राज्यसभा होगी वहां संघीय व्यवस्था होगी ही। तो द्विसदनीय विधानमंडल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि राज्य संसद में अपने प्रतिनिधि भेज सकें और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को रख सकें। तो ये संघीय शासन की विशेषताएं हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, संघीय शासन का आशय क्या होता है, संघीय शासन का आशय होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां होना, या हम दूसरे शब्दों में कहें केंद्र, संघीय शासन का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों को होना, द्विस्तरीय सरकारों का होना। तो द्विस्तरीय सरकारें हैं तो क्या हो, लिखित संविधान है, जिससे क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या क्या शक्तियां हैं उनका स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। अगर उनमें कभी झगड़ा उत्पन्न होता है या उनमें कभी टकराव या मतभेद उत्पन्न होता है तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, और इसके साथ साथ ही द्विसदनीय विधानमंडल है, द्विसदनीय पार्लियामेंट की, संसद की आवश्यकता पड़ती है जहां राज्य अपनी शक्तियों को भेज सके। ठीक है, तो ये हमने बात की संघीय व्यवस्था की। अब संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था यूनियन भारत में है और अमेरिका में है। ठीक है, भारत में है और अमेरिका में है संघीय व्यवस्था। और जो हमने संसदीय व्यवस्था की बात की थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वह भारत में है और ब्रिटेन में है। ठीक, यहाँ कनाडा भी लिख लीजिए आप, कनाडा में भी है। संसदीय व्यवस्था भारत में है, और जो एकात्मक व्यवस्था की बात हमने की है वह कहाँ है, ब्रिटेन में है। ठीक, तो इस पूरे लेक्चर से हमने क्या समझा, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे हमने क्या समझा है और उसमें हमने क्या डिस्कस किया है, यह समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो मैंने अभी तक बात की है संघीय व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था, इनसे यूपीएससी में लगातार सवाल आते हैं, चाहे आपका प्रारंभिक परीक्षा का मामला हो या फिर आपकी मुख्य परीक्षा का मामला हो। मुख्य परीक्षा में संघीय व्यवस्था से, जैसे केंद्र राज्य संबंध कहते हैं, और इस पूरे संघीय व्यवस्था को जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो सेंटर स्टेट रिलेशन एक पूरा चैप्टर होता है। उस पूरे चैप्टर में इसको हम बहुत गहराई से और एक एक बिंदु को पढ़ेंगे, उससे समझेंगे कि कैसे यूपीएससी में सवाल आते हैं। आप यूपीएससी का मेंस का पेपर अगर उठाएं और उस मेंस के पेपर का अध्ययन करें और मेंस के पेपर को समझने का प्रयास करें, उसका मूल्यांकन, उसका विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि केंद्र राज्य संबंधों अर्थात की संघीय व्यवस्था से मुख्य परीक्षा में हर साल प्रश्न आ रहे हैं। मुख्य परीक्षा में हर साल प्रश्न आ रहे हैं। आपका जो ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस PSIR, उसमें तो क्वेश्चन आते ही हैं। उसके साथ साथ आपकी जो GS का पेपर है सेकंड मुख्य परीक्षा का, उसमें ही संघीय व्यवस्था या केंद्र संबंधों से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते हैं।
ये तो बात हुई मुख्य परीक्षा की। और हम बात करें अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की, तो आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र उठाएं और उनका अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोनों में ही इस चैप्टर से लगातार सवाल आते हैं। और पीटी में तो अवधारणात्मक सवाल पूछ लिए जाते हैं कि संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन में एक दे देगा कि शक्तियों का विभाजन, कभी कभी वह वर्ड यूज कर देते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, यहाँ दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्या समझा आपने कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, पहले लेक्चर से लेके या 5वां लेक्चर है मेरा, तो उस 5वें लेक्चर तक अभी तक हमने केवल अवधारणात्मक बिंदुओं पर बात की है। तो इन अवधारणात्मक बिंदुओं से क्या होगा, अगर आपको समझना है कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या करेंगे, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का जाकर अध्ययन करें आज, और आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में सवाल इन बिंदुओं से आ रहे हैं जो कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। यह क्या होता है कि जब पूरा संविधान पढ़ते हैं, उस पढ़ने की प्रक्रिया में जब आप अवधारणा विकसित करते हैं, तब जाके इन सवालों को हल करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको पॉलिटी पढ़ाना, राज व्यवस्था। तो मैं राज व्यवस्था से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी में सवाल संघीय व्यवस्था से आता है, यूनियन। ठीक है, मैंने बताया कि यूनियन की विशेषता क्या होती है, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, और इसी के साथ एक वर्ड होता है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। जब यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार सवाल आया है, उसमें पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था से इसमें से क्या क्या सही है, तो उसमें दे दिया है कि शक्तियों का विभाजन होता है, सेपरेशन है, फिर दे दिया शक्तियों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो अगर आपने अवधारणा विकसित नहीं की है और आपने यह नहीं समझा है कि संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उसको रटना एक अलग चीज़ होती है, उसको समझ लेना एक अलग चीज़ होती है। अगर आपने समझा है तो आप स्पष्ट कर लेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, केवल डिवीजन ऑफ पावर ही संघीय व्यवस्था का लक्षण है। तो ये पीटी में सवाल आया है, प्रीलिम्स में सवाल आया है। ये सवाल कोई ऐसा नहीं है कि तथ्य के आधार पर आपने रट लिया और जाके हल कर लेंगे आप। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं सब इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई इस स्तर से पढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि जब इसे यहाँ से पढ़ाना शुरू किया जाता है, इस क्रम में जो मैंने बताया है, ये उल्टा क्रम है। यह पूरा संविधान पढ़ाने के बाद जाके पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कि आप इन शब्दावलियों को, इन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आप भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की अन्य जो चैप्टर हैं, आपके जो फैक्चुअल चैप्टर हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है समझने का। तो हर विषय की सबसे पहले हमें शब्दावली समझनी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार सवाल आया, उसमें दोनों ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल आया है प्रारंभिक परीक्षा में, और उसमें दोनों ये वर्ड दे दिए। तो मैं इन दोनों भी शब्दावलियों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि शक्तियों के विभाजन का क्या मतलब है कि केंद्र, सेंटर और यूनियन, सेंटर और स्टेट। शक्तियों के विभाजन का मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अब है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। तो मैंने बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बताया था आपको, इससे पहले वाला जो लेक्चर था सरकार में, उसमें बताया था मैंने कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो शक्तियों का पृथक्करण का आशय होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या क्या कार्य हैं वो अपने कार्य करें। जैसे मैंने बताया था कि विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों का क्रियान्वयन करना, और साथ ही न्यायपालिका का कार्य है कि यह जो कानून का निर्माण किया गया है या जिन कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है वो भारतीय संविधान के अनुसार है कि नहीं, इसकी व्याख्या करना। तो इनके काम अलग अलग होने चाहिए तीनों अंगों के, तो उसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। और शक्तियों का विभाजन का क्या मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या क्या शक्तियां होंगी उनको बांट दिया जाना। तो इन शब्दावलियों में क्या क्या कभी होता है, टर्मिनोलॉजीज में क्या होता है कि बच्चा कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है और उससे क्वेश्चन को हल कर देता है। तो इन क्वेश्चन को हल करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की अवधारणात्मक समझ के आधार पर जो सवाल यूपीएससी पूछ रही है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, भाई आप तभी हल कर पाएंगे जब आप अवधारणा के स्तर पर पूरे सिलेबस को समझेंगे और पूरे पाठ्यक्रम को समझेंगे आप। ठीक है, तो ये आज की बात हुई हमारी। और इसके बाद मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपसे कहता हूँ कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी आरंभ करना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही सिलेबस, इन 2 चीज़ों को अपने साथ रखें। और इन दोनों चीज़ों के आधार पर आप किसी भी टीचर के पढ़ाने के
उसके क्रम को, उसके अध्ययन को, उसकी प्रक्रिया को समझें और उसी के आधार पर आप उससे पढ़ें। इन्हीं 2 चीज़ों के आधार पर यही आपका सिलेक्शन कराएंगे। कौन पढ़ा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, कैसे पढ़ा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। अगर इन 2 चीज़ों पे आपने पकड़ अपनी मजबूत कर ली है तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है और निश्चित है। तो अभी तक हमने केवल शब्दावलियों की बात की है, अभी तक जो लेक्चर हमारी हुए हैं, और अब आगे से क्रम में हम भारतीय प्रस्तावना से लेके और मूल अधिकार और नीति तत्वों को पढ़ाएंगे। तो आप हमारे द लिशियम के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और अच्छे उन्नत भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।